हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी में वो है भाई ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, और कितने टाइप्स की ये ह्यूमिडिटी होती है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्या किससे किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें और इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमिडिटी को बेसिकली देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको देखा जाए तो लैंग्वेज से सबसे पहले आज हिंदी दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, चलिए तो बात करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी की। तो क्या भाई, इसको अगर हम बेसिक इसकी बात करें तो ह्यूमिडिटी जस्ट लाइक एज मॉइस्चर इन द एयर। ओके, देखो सनलाइट जब पड़ती है किसी सरफेस पर, वाटर बॉडी हो, लैंड सरफेस हो, ओके, अब यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट क्या करता है, उस सरफेस को हीट अप करती है, और हीट अप करने से वो इवेपोरेशन होता है, उसके अंदर जो वाटर है या जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो क्या होता है, वेपर के रूप में ऊपर आता है, ठीक है ना। क्योंकि वेपर भाप के रूप में गर्म हवाओं के साथ मिलकर क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में यही, जब वाटर उस सराउंडिंग एयर में जब ये वाटर वेपर क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो वो जो वाटर वेपर का कंटेंट है ना उस एयर में, वही क्या कहलाता है, आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है। क्लियर है? तो सिंपली इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा सा इसके टाइप्स की। देखिए, तो टाइप्स में सबसे पहले भाई हम चलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। ठीक है, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। इसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ह्यूमिडिटी को। कौन कौन से पार्ट है? पहला है हमारा ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में आर्द्रता कहते हैं इसको। ठीक है, आर्द्रता, ध्यान रखिएगा। ओके, इसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, नंबर सेकंड है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी। ओके, एंड नंबर थर्ड इज आपका स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या विशिष्ट कह सकते हैं इसको हम लोग, विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके, इन्हीं तीनों को हमको फोकस करना है। ओके, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। चलो लेते हैं एक एक पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए, इन तीनों ह्यूमिडिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका आरएच है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता है। ठीक है, जनरली जब वेदर फोरकास्ट होता है, आप लोग मोबाइल पे भी देखते होंगे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। ओके, तो जब सर्च मारते हैं तो वहां पे क्या दिखाता है आपको, एक परसेंटेज के टर्म में कुछ दिखाता है, वहां उसके बाजू में बना होता है कैसा, ऐसे वाटर ड्रॉप बना होता है, और उसके पास में लिखा होता है 75%। ओके, या फिर उसको 85% समथिंग। ओके, तो इस तरीके से उसके साइड में लिखा रहता है। वो क्या बता रहा है कि भाई जो हमारी ये वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो उसी सेचुरेशन को बता रहा है कि हमारी जो एयर है वो सेचुरेशन की पॉइंट पर मूव कर रही है, और वो ह्यूमिडिटी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस एयर में वो 75% या 85% जितना भी दिया होगा वहां पे वो है। ओके, तो जनरली 75 या इससे ऊपर का जो एयर होता है वो आपका वेरी ह्यूमिड, ओके, या एक तरीके से कह सकते हैं वेट होता है। ठीक है, तो ऐसे में इसके पॉसिबिलिटी, इस टाइप के एयर की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है प्रेसिपिटेशन या वर्षा करने की, बारिश करने की। क्लियर है? ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखें तो इसको अगर किस में डिफाइन किया जाए, पहली चीज देखो, सिंपल भाषा में अगर इसको समझे हम, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, एक दिए हुए टेम्परेचर पे, किसी विशिष्ट तापमान पर, पहला चीज तो यही ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर जो फैक्टर है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बाकी में जो अदर टू ह्यूमिडिटी है उसमें टेम्परेचर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे
किसी एयर, ठीक है, किसी एयर पैकेट, ओके, फॉर एग्जांपल मान लो चारों तरफ एयर फैली हुई है, ठीक है, उसमें मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया एयर का, जस्ट लाइक ऐसे मान लो एक पैकेट ले लिया मैंने, ओके, इतना हिस्सा काट के मैंने एयर से निकाल लिया। अब इस एयर की बात करूं तो एक किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ओके, इस एयर के अंदर जितना वाटर अवेलेबल है, H2O वाटर वेपर अवेलेबल है, ठीक है, एंड जितनी इसकी, एंड रेशियो देखेंगे इसका किसके साथ, जितनी इस एयर पैकेट की, ये पूरा जो एयर पैकेट है, ओके, जितनी इस एयर पैकेट की वाटर को कंटेन करने की कैपेसिटी होती है, यानी उस जलवाष्प को धारण करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ओके, तो सापेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता इज इक्वल टू उस किसी दिए गए तापमान पे किसी एयर वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा अपॉन या बटे में उस तापमान पर उस वायु की जो टोटल कैपेसिटी है किसकी, जलवाष्प धारण करने की क्षमता, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। इसको जनरली हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ, वही लिखा है, हाउ मच वाटर वेपर द एयर एक्चुअली कुड होल्ड, ओके, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। तो एयर जो है कितना होल्ड कर पाती है, कितनी कैपेसिटी है उसकी एक गिवन टेम्परेचर पे, ओके, और उसमें कितना एक्चुअल में मौजूद है, इनका बीच का जो रेशियो है वही आपका क्या है भाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आई होप ये आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्लियर हुआ होगा। ओके, इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूं। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक इधर ये आपका एयर है, ओके, एयर पार्सल या एयर पैकेट कह लें हम इसको, ये है। अब इस एयर पैकेट में अब हमने वाटर भरा, ओके, वाटर वेपर भरा, तो इसके अंदर जलवाष्प जब ये पूरा भर गया, जब पूरा भर गया, जैसे ये वाला दिख रहा होगा आपको, खाली नहीं दिख रहा है, पूरा भरा हुआ है वाटर वेपर, ओके, और टेम्परेचर दे दिया गया 10 डिग्री सी, ओके, यानी इस एयर का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, कि इतना ही वो धारण कर सकता है, इतना बड़ा ही ये गोला है, तो इतना ही वो कैपेसिटी है कि इतना वाटर वेपर वो ले सकता है। तो जब ये 10 डिग्री सी पे जो इसकी पूरी कैपेसिटी है वो जब फुलफिल हो जाती है, भर जाती है, तो उस समय ऐसी एयर क्या होती है भाई, ऐसी एयर संतृप्त हो जाती है, ओके, सैचुरेटेड हो जाती है, सैचुरेटेड, ठीक है। ये बड़े टेक्निकल टर्म से याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके, सैचुरेटेड एयर, इसको क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड एयर, जहां पे RH इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 100%। 100% क्यों, क्योंकि जितना इसके अंदर वाटर अवेलेबल है और जितनी इसकी कैपेसिटी है वो इक्वल हो गए हैं, ओके, इसकी कैपेसिटी और यहाँ पे वाटर देख रहे हैं इक्वल हो गए, समान हो गए, तो RH कितना हो गया भाई आपका, 100% हो गया, ओके। वही RH वाला फॉर्मूला हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें, RH इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर, मान लीजिए 100 ग्राम है, और आपका क्या है भाई, इसकी कैपेसिटी 100, तो ये 100 से ये 100 ग्राम कट गया, ओके, और यहाँ पे परसेंटेज में हमने इसको बताया था, तो 1, दैट इज 1, तो कितना आ गया, ये 100% आ गया, ठीक है। तो RH इज इक्वल टू क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता इसमें कितनी है, 100% है। इस प्रकार की वायु जिसकी सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो, 100% हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त वायु कहते हैं, या फिर उसको हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, चूंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर के साथ कंसिडर किया जा रहा है, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोटिसेबल है, आप नोटिस कीजिएगा इसको, कि अगर किसी वायु में, अगर वायु का, ये ध्यान रखिएगा, वायु का तापमान, ओके, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उससे उसकी कैपेसिटी, ठीक है, देखिए एयर जब इंक्रीज करता है, एयर इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर,
उसके टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। मान लो ये एयर पैकेट है और इसका तापमान मैंने बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाता है, फैलने लगता है, ठीक है। अब जब ये फैल रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ा, दैट्स मीन कि इसकी कैपेसिटी भी अब बढ़ गई है। ओके, ऐसे में क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हम इस एयर का, वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। ओके, तो तापमान बढ़ने पे इसकी कैपेसिटी का मतलब हो गया जल वाष्प को धारण करने की क्षमता, कंटेन होल्ड करने की क्षमता। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? ओके, तो अगर तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है, यानी इनके बीच में कैसा रिलेशन है, समानुपातिक रिलेशन है। ओके ओके, प्रोपोर्शनली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था इसका क्षमता। अब देखो, अभी मैंने वो फॉर्मूला बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है भाई, अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो एक्चुअल यानी वास्तव में जितना वाटर अवेलेबल है और अपॉन उसकी कैपेसिटी। ओके, और ये हो गया हमारा RH। अब देखो, अगर हमने किसी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, समझिएगा, तापमान हमने उसका बढ़ा दिया, ओके, तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, और कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, तो कैपेसिटी जब उसकी बढ़ जाती है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है, बढ़ेगी कि कम होएगी, कम हो जाएगी। अब इसको बताते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का तापमान के साथ इनवर्स रिलेशन हो जाता है, यानी तापमान अगर बढ़ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने लगती है। ओके, इसका नाम ही रिलेटिव इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसके रिलेशन में बात कर रहा है, उससे रिलेटेड होके बात कर रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, एयर पैकेट का साइज बढ़ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक ग्लास वाटर है, या इसको हम ग्लास ना मानिए आप एयर पैकेट है। ओके, यहां ज्यादा समझने में इजी होगा। मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ओके, जैसे ये नीचे ही एग्जांपल दिया है, यहीं से आप समझ सकते हैं। यहां पे 10 डिग्री था तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, इतना था। ओके, यहां पे हमने तापमान बढ़ा दिया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया एयर फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गया उसका, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई भाई, इतनी। लेकिन वाटर वेपर तो उतना ही रहा, वाटर वेपर कहीं नहीं जाएगा, तो वाटर वेपर यहां पे इतना था, अब यहां पे वो इतना बचा। ओके, यानी अब इन दोनों के बीच इस एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वाटर उतना ही है, वाटर में कमी नहीं आई, बस उसकी उस एयर की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, बिकॉज अब एयर का साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर हम इस वाटर वेपर की बात करें तो वो कम फील हो रहा है। ओके, तो यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब इस आउटर वाला जो गोला है वो उसकी कैपेसिटी को शो कर रहा है। अगर टेम्परेचर मैंने और इंक्रीज कर दिया तो ये कैपेसिटी इसकी और बढ़ गई, एयर की। किस चीज की कैपेसिटी, जलवाष्प को धारण करने की। ओके, अब कैपेसिटी तो उसकी इतनी है, लेकिन उसमें वाटर यहां पे भी सेम था, यहां पे भी सेम था, यहां पे मान लो ये 5 लीटर, यहां पे भी 5 लीटर ही लिख दे रहा हूं, ग्राम लिख दो चाहे कुछ भी। ओके, 5 लीटर या ग्राम लिख दो। ओके, ग्राम, यहां पे 5 ग्राम, यहां पे भी 5 ग्राम, यहां पे भी 5 ग्राम, ठीक है। तो भाई यहां पे जब एयर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा पैकेट है, ओके, उस टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एयर, तो ऐसे में इसका 5 ग्राम इसके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, अब इसके लिए 5 ग्राम थोड़ा कम हो गया। अब इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया, अब इसके लिए 5 ग्राम बहुत कम लग रहा है, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी की तुलना में उसके अंदर वाटर जो है, वाटर वेपर, वो कम होता जाता है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज सीखी, देखो नीचे RH क्या हो रहा है, घट रहा है, इस तरफ बढ़ने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है, और इस तरफ बढ़ने पे तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और तापमान के बीच, कि सापेक्षिक आर्द्रता, ध्यान से देखिएगा इसको, सापेक्षिक आर्द्रता का तापमान के साथ व्युत्क्रमानुपातिक इनवर्सली रिलेशन होता है। ओके, यानी RH is inversely related to the temperature।
क्लियर है भाई इतनी बात? ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं कई बार। ओके, चले आगे चलते हैं हम लोग। तो आरएच आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, पहले क्लियर कर लें फर्स्ट जल्दी से। पहला पॉइंट कि आरएच है क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या। तो सापेक्षिक आर्द्रता किसी तापमान पर एयर पार्सल के जो कैपेसिटी है, ओके, और उसमें एक्चुअल अमाउंट में जितना वाटर वेपर अवेलेबल है, ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यानी किसी तापमान पर किसी वायु के अंदर वास्तव में कितना वाटर वेपर अवेलेबल है और उसकी वास्तव में कितनी क्षमता है उसको धारण करने की, इनका जो अनुपात है, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो प्रतिशत में वही आपका क्या आ जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता मिल जाती है। ठीक है, ओके, ये सापेक्षिक आर्द्रता जब 100% होती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, यानी उसका एक्चुअल वाटर वेपर और उसकी कैपेसिटी जब इक्वल हो जाती है तो वो 100% हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, ऐसी वायु को हम लोग सैचुरेटेड एयर या संतृप्त वायु कहते हैं। क्लियर है? ओके, और जब एयर सैचुरेट हो जाती है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जब कोई एयर है, मान लो इतना एयर है, इसकी जो कैपेसिटी थी उसमें पूरा पानी भर गया, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ग्लास है, इसकी कैपेसिटी मान लो ये 3 लीटर कह रहा हूं, 1 लीटर का ग्लास है, मान लो 1 लीटर का ग्लास है, और इसमें मैंने भर दिया पानी 1 लीटर। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई इस ग्लास की, 1 लीटर, और इसके अंदर अवेलेबल वाटर कितना है, वो भी 1 लीटर। तो इस ग्लास की अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहें तो कितनी हो गई भाई, 100% हो गई। यानी ये ग्लास जो है अब कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, सैचुरेशन लेवल वो लेवल होता है जिसके बाद उसमें अगर वाटर वेपर ऐड होता है तो वो उसको कंटेन नहीं कर पाएगा, उसको धारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। जैसे ये ग्लास, अब इस ग्लास में ये पूरा भरा हुआ है, अब इसमें एक बूंद भी हम पानी डालें तो वो उसका नीचे गिरेगा। ठीक है, ओके, क्यों, क्योंकि ये 100% फिल्ड हो चुका है, अब इसकी कैपेसिटी नहीं है उसको एक बूंद को भी लेने की। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, बारिश के रूप में वो नीचे गिरता है। क्लियर है? ओके, तो वहां पे आपके जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं वो सब काम करते हैं, कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। क्लियर? ओके, तो चले आगे चलते हैं हम लोग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आगे चल रहे हैं, एक टर्म और आता है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, निरपेक्ष आर्द्रता। ओके, इन तीनों आर्द्रता में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। ओके भाई, चले निरपेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तो हमने बात कर ली है, अभी एब्सोल्यूट देखते हैं, इसके बाद हम तीसरा देखेंगे स्पेसिफिक। यहां पे देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या रेफर कर रहा है, इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ वाटर वेपर, ओके, विद इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, यानी हम बात कर रहे हैं जो वाटर वेपर का मास है ना, और किसी वॉल्यूम में, अभी हम यहाँ पे वॉल्यूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में किसकी बात की थी, कैपेसिटी की बात की थी, यहाँ पे कैपेसिटी की बात की थी, उसकी क्षमता की बात की थी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, देखिए कैपेसिटी क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, कैसे डिफाइन करेंगे, टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द मास ऑफ, इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा, द मास ऑफ वाटर वेपर, पहला पॉइंट, द मास ऑफ वाटर वेपर इज डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ड्राई एयर। ओके, मास ऑफ वाटर वेपर और उस एयर का जो मास है, इनको जब डिवाइड कर दिया जाए तो उससे जो हमको विद इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर लेके, ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लियर है? ओके, इसको मेजरमेंट अगर करना हो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करना हो तो मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ H2O लिख दे रहा हूं मैं सीधे, अपॉन उसका वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, तो मान लो आपका ये एयर पैकेट हो गया, ओके, 1 मीटर इधर ले लिया, 1 मीटर इधर ले लिया, 1 मीटर आपका ये हो गया। ठीक, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया भाई, जरा बताएं, मैथ किया होगा आप लोगों ने तो बता पाएंगे कितना है, 1 मीटर क्यूब।
ओके, तो 1 मीटर क्यूब मैंने ले लिया, पर क्यूबिक मीटर दिया है ना भाई, 1 मीटर क्यूब एयर का पैकेट ले लिया। अब इस पैकेट के अंदर हम क्या देखेंगे कि कितने ग्राम वाटर अवेलेबल है, कितने ग्राम, क्योंकि मास है ना, हम उस भार की बात कर रहे हैं, उस वेट की बात कर रहे हैं, जितना वेट उस वाटर वेपर का उस एयर पैकेट के अंदर है। ओके, तो हमने जस्ट इमेजिन कि हमें इसमें कुछ अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ वाटर वेपर मिल गया, ठीक। तो इससे हमको रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही फॉर्मूला लगाया जाए, मास ऑफ H2O और वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, तो मास ऑफ को, मास किस में आएगा आपका, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में आएगा भाई, वॉल्यूम मीटर क्यूब है ना यहाँ पे, तो मीटर क्यूब। क्लियर, तो ये इसका यूनिट हो जाता है। ये यूनिट बड़े महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में कई बार ऐसे यूनिट पूछे गए हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किस में मेजर करते हैं, या उसका इकाई क्या है, उसकी इकाई क्या है भाई, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक। चलिए, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिंपली किससे लिंक्ड अप है, वॉल्यूम ऑफ एयर से। अब यहां पे उसी को हम इस तरीके से डिफाइन कर दें, अगर एयर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, इस फॉर्मूले से क्या पता चला, एयर का वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ेगा तो AH क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा भाई, क्योंकि व्युत्क्रमानुपातिक है ना। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलें, तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का बात हो गया। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैं कुछ ये फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मास ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज ग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे इस चलो, अब अगला जो है हम बात करेंगे थर्ड, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। जो तीसरा प्रकार है आर्द्रता का, वो क्या है, विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या होती है भाई, यहाँ पे देखिए, इसमें हमने वॉल्यूम की बात की थी, इसमें हम मास तो ये सेम है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लेंगे, टोटल मास ऑफ एयर लेंगे। अगेन इसमें जो है हम लोग उस एयर का मास लेंगे कि कितने ग्राम एयर है वो। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम से हमें मतलब नहीं है। क्लियर, ओके। तो मान लो ये एयर पैकेट है। ओके, इस एयर पैकेट में, ओके, इस एयर पैकेट में जितना भी एयर है, ठीक, उस एयर का मान लीजिए ये 100 ग्राम मैंने क्या मान लिया, इसका मास है इस एयर का। ओके, और इस एयर में, अब इस एयर में देखो क्या क्या चीजें हो सकती है, मास बोले तो इसमें गैस होगा आपका, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है। ओके, ये सारी चीजें मिला के इसके मास को बनाएंगी। क्लियर है, इसके भार को बनाएंगी। तो ये सारी चीजें इस 100% में आ गई। और अब इसमें से हम लोग को जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर मान लीजिए इसमें 25 ग्राम है। ओके, तो इसमें क्या हुआ भाई, आपका मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन टोटल मास ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या विशिष्ट आर्द्रता। ओके, तो इसको हम लोग डिफाइन किस में करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, देखिए, ग्राम पर केजी, केजी लिख लो, या इसको 1000 ग्राम कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम पर किलोग्राम में, ऐसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक। तो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे, तीनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक, व्हाट इज रिलेटिव और व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, चले, इसमें देखिए बात करते हैं हम लोग, एक टर्म है इवेपोट्रांसपिरेशन। ओके, इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, हम चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे उन फैक्टर्स की, उसी में ही ये टर्म को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, एक साथ दोनों काम हो जाएगा आपका। हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर विच अफेक्ट, जो कि प्रभावित करते हैं किसको, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है भाई, तो ऐसे में हम कुछ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे पहला है आपका लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये ह्यूमिडिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, ऐसे समझिए। देखिए, लैंड सरफेस और वाटर सरफेस, ठीक, यहां पे अगर सनलाइट पड़ रही है,
ओके, सनलाइट पड़ रही है तो चूंकि वाटर किसके पास ज्यादा है, सरफेस के पास, वाटर सरफेस के पास, यानी कि कोई वाटर बॉडी है उसके पास वाटर ज्यादा है। ओके, वहां पे जब सनलाइट पड़ती है हीटअप होता है वो, और वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि लैंड सरफेस क्या हो सकता है, वो ड्राई भी हो सकता है, उनके पास मॉइस्चर कम भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों अलग अलग स्पेसिफिक रीजन में, अलग अलग एरिया में क्या हो सकता है, आपको ह्यूमिडिटी में डिफरेंसेस भी मिल सकते हैं। ओके, तो पहला फैक्टर हुआ लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन एरियाज में क्या होता है। अब जैसे अगर हम सेंट्रल, जैसे हम लोग मान लो इंडिया के इंटरनल पोर्शन में रह रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं हम लोग, ठीक। ओके, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली हम जैसे गर्मियों में देखें मई जून में, उस समय क्या होता है, टेम्परेचर तो हाई रहेगा लेकिन ह्यूमिडिटी आपको कम फील होएगी उस समय, ठीक है। ओके, लेकिन उसी समय अगर हम लोग तटीय राज्यों में बात करें, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जो कोस्टल एरिया में है, समुद्र के किनारे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज चलती है, उसकी वजह से क्या होता है, उन एरियाज में ह्यूमिडिटी जो होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंटर करती रहती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे तुलनात्मक रूप से क्या होता है, आपका आर्द्रता जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वाटर बॉडी के पास में है, एक सी सरफेस के पास में है, इसलिए। नंबर सेकंड की बात करते हैं। नंबर सेकंड है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या तात्पर्य है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले तो इसको लिख दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ, पूरा लिख देते हैं, सनलाइट। आपको पता है ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस पे अगर जो सनलाइट पड़ती है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य ही आपका मूव करती है 90 डिग्री पे। ओके, लेकिन इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होता है, इंक्लाइंड होता जाता है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भाई, जैसे ही इनका इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, कम होता है, यानी यहाँ पे एंगल घट रहा है, तो इस सनलाइट की तीव्रता भी क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे इसका झुकाव जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी उनके बीच में जो कोण होता है, एंगल होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी, उस सनलाइट की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सनलाइट की तीव्रता कम होगी तो इन क्षेत्रों में इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, यहां पे आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगी। ओके, जबकि इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें, अगर हम इक्वेटर से और कैप्रिकॉर्न, कैंसर और कैप्रिकॉर्न की ओर, यानी कर्क और मकर रेखा की ओर मूव कर रहे हैं, तो तापमान में थोड़ा वृद्धि होएगा, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी में भी आपको वृद्धि फील होएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, आपका जो ह्यूमिडिटी है वो इन एरियाज में आपको हाई मिल रहा है, जबकि पोलर एरियाज में या कोल्डर रीजन में, फ्रिजिड जोन में, आपको शीत प्रदेशों में आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया वो, क्यों, क्योंकि वहां पे इंसिडेंस जो है, सनलाइट जो पड़ रही है वो तिरछी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो सरफेस हीटअप नहीं हो पा रहा है, गर्म नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए नंबर थर्ड की बात करते हैं हम लोग। नंबर थर्ड में आपका आ जाएगा वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर अगर आपका बात करें, देखिए वेजिटेशन जैसे ट्रॉपिकल एरिया, ये इक्वेटोरियल एरिया में देखें, यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। वेजिटेशन को यहां से समझ सकते हैं हम लोग इस फिगर से। तो इसमें क्या होता है, जो आपका वेजिटेशन है, ठीक है, यानी पेड़ पौधे, घास हो गई, ये वनस्पतियां, ये क्या करते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उनमें पोर्स होते हैं, उन पोर्स से क्या होता है, इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। इस तरीके से होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ओके, ये ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स सच एज ट्रीज एंड ग्रास। ओके, इनसे जो वाटर वेपर रिलीज हो रहा है, ओके, इवेपोरेशन के माध्यम से, वही आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है। ओके, और इसके आसपास का जो ये वाटर बॉडी है, इससे या फिर सॉइल, ओके, यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल में भी मॉइस्चर होता है, यहां से सॉइल में मॉइस्चर इवेपोरेट हो रहा है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी एंड लैंड सरफेस, ओके, बाय इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, तो इन दोनों को अगर मिलाएं, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, इन दोनों टर्म्स को मिला के एक टर्म बना जिसको हम कहते हैं इवेपो ट्रांसपीरेशन। तो ध्यान रखिएगा, इवेपो ट्रांसपीरेशन ऐसे टेक्निकल टर्म एग्जाम में आ जाते हैं। ओके,
तो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना रहा है, इवेपोर ट्रांसपीरेशन। ओके, क्लियर। चले, तो इसमें हमने थर्ड फैक्टर की बात की कि वेजिटेशन जो कवर है, वेजिटेशन कवर है, उसका क्या इफेक्ट इन पर पड़ रहा है। नंबर फोर्थ की बात कर रहे हैं, प्रिवेलिंग विंड। फोर्थ में आएगा आपका प्रिवेलिंग विंड। आपकी प्रिवेलिंग विंड्स जो होते हैं वो भी इन पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है जब अगर हम जैसे अभी लैंड ब्रीज सी ब्रीज की बात की, ओके, यानी स्थल समीर और समुद्री समीर, जब तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्र से स्थल की तरफ, और रात्रि के समय में क्या होता है, स्थल से समुद्र की तरफ। दिन में समुद्र से स्थल की तरफ और रात में स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं ये डायurnal बेसिस पे क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि जब समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर ले आते हैं, ह्यूमिडिटी को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये हवाएं जो हैं, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, ये भी ह्यूमिडिटी पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे जैसे हवाएं आपको हम बताएं तो दो टाइप्स से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो ड्राई होती हैं, ठीक है, ओके, और लेकिन कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो आपकी वेट होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, ठीक। तो जो वेट एयर है, यानी जिसके अंदर वाटर वेपर ज्यादा है, नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वो जिस एरिया में फ्लो करेगी वहां की ह्यूमिडिटी को बढ़ा देगी, ओके। लेकिन अगर मान लो कोई ड्राई एयर है, किसी एरिया में वो गई, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां की ह्यूमिडिटी को उसने खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे एक विंड है ऐसे ही आपका हरमट्टन, नाम सुने होंगे। जब गिनी तट पे, सहारा डेजर्ट टू गिनी तट ये मूव करती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो गिनी तट वाला एरिया है, कोस्टल एरिया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और इक्वेटर के क्लोज भी है ये एरिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो जीवन होता है ना, बहुत ही कठिनतम हो जाता है उस उमस भरी गर्मी को झेलने में, ओके। स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक एक माहौल बनता है, ठीक है। तो ऐसे में जब हरमट्टन जो एयर है, जब इस गिनी तट की ओर बढ़ती है, तो वहां पे इस इवेपोरेशन को वो रिड्यूस कर देती है। अब कैसे, क्योंकि वो ड्राई एयर है, गर्म एयर है, जैसे ही उस एयर में वो मिक्स मिली, उसने क्या किया, उस एयर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, ओके। तो ऐसे में क्या हुआ, उसके अंदर जो वाटर वेपर है वो कम रह गया, और जो लोअर ग्राउंड लेवल पे है उनमें भी वाटर वेपर जो है वो भी आपका अपर हाई ग्राउंड में, अपर लेयर में चला जाता है, ठीक है, इवेपोरेट होके, और एयर के साथ, गर्म एयर के साथ, हवाओं के साथ ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसे में जो उस गिनी तट का जो एरिया है, यानी गिनी के आसपास का क्षेत्र जो है, वहां पे जो फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है, स्वास्थ्यप्रद एकदम सुहाना मौसम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो विंड्स होती हैं वो भी इसको अफेक्ट करती हैं, किसको भाई, ह्यूमिडिटी को, ओके। तो ये कुछ फैक्टर थे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको किसको कर रहे हैं, इन आर्द्रताओं को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, इसमें एक एल्टीट्यूड फैक्टर भी है, नंबर फिफ्थ वन इज एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड मतलब हाइट से रिलेटेड है ये आपका। अगर हम सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से अप राइज कर रहे हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड ले लेते हैं, एक माउंटेनियस एरिया ले लेते हैं, ओके। तो इस वाले लेयर में क्या होता है, आपको पता है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में नीचे वाली परतों में वाटर वेपर ज्यादा मिलता है आपको। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, एयर फैलती जाएगी, वाटर वेपर भी फैलता जाएगा आपको। उसका अगर किसी एक स्पेसिफिक एयर पार्सल को ले लेंगे तो उस स्पेसिफिक एयर पार्सल के अंदर वाटर वेपर बहुत कम मौजूद रहेगा, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, वाटर वेपर की मात्रा क्या हो जाती है, कम होने लगती है, ठीक है। इसीलिए आपको ह्यूमिडिटी, पहाड़ों के ऊपर आपको जनरली उमस या ह्यूमिडिटी, ऐसी गर्मी फील नहीं होती, ठीक है ना, ओके। और जबकि ग्राउंड लेवल पे आपको इस ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन उसका लोअर ग्राउंड पे रहता है, ठीक है ना, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के निचले लेयर में रहता है। तो ऐसे में ये आपका एल्टीट्यूड जो है, एक ये भी फैक्टर है जिससे हम लोग ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि उनको ये अफेक्ट करता है। क्लियर है भाई, ओके। तो ये फैक्टर जो थे आपके इस ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हमने इस आर्द्रता के पॉइंट को देखा, कितने प्रकार से ये है, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं, ओके। और इसमें हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसके अलावा हमने सैचुरेशन लेवल की बात की। एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो एयर है आपका 30 डिग्री सी पे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर घटा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी कम हो रही है, ठीक है ना।
जब इसकी कैपेसिटी कम हो गई, वाटर जब इसकी कैपेसिटी के बराबर हो गया, तो उस समय पे ये सैचुरेशन लेवल में आ जाता है। ठीक है, ऐसे लेवल पे क्या होता है, यानी ऐसे लेवल पे जो वाटर वेपर इसके अंदर है, वो अगर इसके आसपास इसके इस एयर में डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं, उनको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई उसको? आर्द्रता ग्राही नाभिक, ओके, या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, यही धूल के कण, छोटे छोटे कण, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब हो सकते हैं, तो उनके आसपास क्या होते हैं, अगर ये मौजूद है, तो ये वाटर वेपर जो है ना, उन्हीं के चारों ओर क्या होता है, संघनित होने लगती है। ठीक है ना, और जिस पॉइंट पे, यानी ये सैचुरेशन लेवल जिस पॉइंट पे इसका आता है, जब कोई एयर किसी लेवल पे जाके संतृप्त होती है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वही तापमान उसका क्या कहलाता है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ ड्यू पॉइंट। इट इज अ ड्यू पॉइंट, यानी उसके अंदर जो गैस थी, अब वो किसमें? लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना इस पॉइंट से शुरू कर देगी, इस तापमान से शुरू कर देगी। तो ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वाटर वेपर, जहां पे जल वाष्प जो है वो जल की बूंदों में संघनित होना शुरू कर देता है, ड्यू में फॉर्म होना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। और ये कब होता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाए उसकी? 100% हो जाए, एयर कैसी रहे? संतृप्त और सैचुरेटेड रहे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये ह्यूमिडिटी का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।